नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आइज हिंदी आपके लिए लेकर आया है साप्ताहिक करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिटी या राज व्यवस्था के टॉपिक्स को। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की रेल दुर्घटना के बारे में। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास एक दुखद रेल हादसे में एक मालगाड़ी सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई, जिसने एक बार फिर भारतीय रेल के सुरक्षा मुद्दों पर सवाल खड़े किए हैं। आइए देखते हैं भारतीय रेलवे की वर्तमान संगठनात्मक संरचना की तरफ। भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में हुई थी और यह दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है। भारतीय उपमहाद्वीप पर पहली रेल मार्ग बंबई से थाने तक 21 मील की दूरी तक बनाई गई थी। भारतीय रेलवे ने आधुनिक रेलवे प्रणाली विकसित करने के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है। 2022-23 में भारतीय रेलवे ने अपने आंतरिक राजस्व का 69% माल ढुलाई और 24% यात्री यातायात से अर्जित किया था। शेष 7% आय अन्य विविध स्रोतों जैसे पार्सल सेवा, कोचिंग रसीदें और प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री से अर्जित की गई। अब देखते हैं रेलवे बोर्ड की जिम्मेदारियों की ओर। रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करना, भारतीय रेलवे के दिन प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख करना, नेटवर्क का विकास, आधुनिकीकरण और सुरक्षा सुधार के लिए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करना। इसके साथ ही क्षेत्रीय रेलवे को निर्देश एवं दिशा निर्देश जारी करना। क्षेत्रीय रेलवे को आगे डिविजनों में विभाजित किया गया है, जिनका प्रबंधन डिविजनल रेलवे प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक प्रभाग को विशिष्ट कार्यों के लिए छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया है। क्षेत्रीय रेलवे की जिम्मेदारियों में शामिल हैं प्रत्येक क्षेत्र का अपने भौगोलिक क्षेत्र के कुशल और सुरक्षित संचालन, क्षेत्र के भीतर पटरियों, रोलिंग स्टॉक और रेलवे बुनियादी ढांचों की रखरखाव की देखरेख, सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन, टिकट बिक्री और माल ढुलाई शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना। अब देखते हैं भारतीय रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर। सबसे पहला मुद्दा है दुर्घटनाएं और पटरी से उतरना। खराब बुनियादी ढांचों के रखरखाव और पुरानी संपत्तियों के कारण बार बार दुर्घटनाएं होती रही हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की हालिया रिपोर्ट में सिग्नल विफलताओं और रेल फ्रैक्चर की चिंताजनक प्रवृत्ति के बारे में गंभीर चिंता जताई गई है, जो दुर्घटनाओं में प्रमुख योगदान करता है। 2023 में बालासोर ट्रेन दुर्घटना एक कठोर चेतावनी है। इसके अलावा वित्तीय निष्पादन में जो चुनौतियां हैं, वह एक अलग चुनौती है। भारतीय रेलवे को अपने वित्तीय निष्पादन में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से इसके लाभदायक माल ढुलाई खंड और घाटे में चल रहे यात्री खंड के बीच तीव्र अंतर है। CAG की 2023 की रिपोर्ट में यात्री सेवाओं में लगभग 70,000 करोड़ रुपए के भारी नुकसान को उजागर किया गया, जिसकी भरपाई माल यातायात से होने वाले मुनाफे से की जानी थी। एक अलग मुद्दा है बेहद धीमी यात्रा का। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की औसत गति 50 से 51 किलोमीटर प्रति घंटा बनी हुई है, जो मिशन रफ्तार के तहत किए गए वादे से कम है। यह धीमी गति समय के प्रति संवेदनशील यात्राओं के लिए रेल यात्रा को अनाकर्षक बना देती है, विशेष रूप से जब इसकी तुलना तेज सड़क और हवाई यात्रा विकल्पों से की जाती है। उभरती प्रौद्योगिकियों का धीमा एकीकरण भी एक अलग मुद्दा है। भारतीय रेलवे उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उनका लाभ उठाने में अपेक्षाकृत धीमी रही है, जिससे इसकी कार्यकुशलता, सुरक्षा और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने की क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई है। सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल में चुनौतियां। भारतीय रेलवे को बुनियादी ढांचे के विकास, परिचालन और सेवा वितरण के लिए PPP मॉडल का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने में संघर्ष करना पड़ा है, जिससे निजी पूंजी और विशेषज्ञता जुटाने में बाधा उत्पन्न हुई है। भारतीय रेलवे के सुधार के लिए कुछ समितियां भी गठित की गई थी, जैसे राकेश मोहन समिति 2010, काकोदकर समिति 2012, विवेक देबरॉय समिति 2014 और विनोद राय समिति 2015 में गठित की गई थी। अब देखते हैं मुख्यमंत्री पोषित मोइना योजना की ओर। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने मुख्यमंत्री पोषित मोइना योजना शुरू की है। लड़कियों को स्कूल जाने में मदद करने और उन्हें कम उम्र में शादी से रोकने के लिए ये एक बड़ा कदम था। एक संरचित वित्तीय सहायता योजना के माध्यम से इस परियोजना का उद्देश्य छात्राओं को अधिक शक्ति प्रदान करना है। असम सरकार ने मुख्यमंत्री पोषित मोइना योजना के लिए 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें पहले वर्ष के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रारंभिक बजट है। अब जानते हैं योजना के उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में। इस योजना के मुख्य लक्ष्य हैं शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाना। यह कार्यक्रम लड़कियों को स्कूल जाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देता है, जिससे उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक अवसरों में सुधार होता है। इस योजना का अप्रत्यक्ष उद्देश्य लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करके राज्य में बाल विवाह की संख्या में कमी लाना है। यह योजना शिक्षा के स्तर के आधार पर अलग अलग वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। जैसे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए छात्राओं को 1000 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 3 वर्षीय या 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 1200 रुपए का मासिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। स्नातकोत्तर और B.Ed इन कार्यक्रमों में छात्र 2500 रुपए प्रतिमाह पाने के पात्र हैं।
चलिए अब देखते हैं अर्थव्यवस्था की तरफ। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण में 1.39 ट्रिलियन रुपए की किश्तें जारी की हैं। जारी की गई इस संचयी राशि में राज्यों में विकास और पूंजीगत व्यय में तेजी लाने के लिए नियमित मासिक अंतरण यानी ट्रांसफर के साथ साथ एक अतिरिक्त किस्त भी शामिल है। आइए जानते हैं राज्यों के करों का अंतरण के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 270 में केंद्र सरकार द्वारा एकत्र की गई निवल कर आय को संघ और राज्यों के बीच वितरित करने का प्रावधान किया गया है। अब जानते हैं निवल आय क्या होती है। निवल आय या शुद्ध लाभ एक प्रकार का आय या लाभ होता है जो किसी वस्तु को बेचने से विक्रय करने वाले को क्रय करने वाले व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। इन करों में निगम कर, व्यक्तिगत आय कर, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी आदि शामिल हैं। यह अंतरण अनुच्छेद 280 के अनुसार हर 5 साल में गठित वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया जाता है। इस विभाज्य योग कर में केंद्र द्वारा लगाए गए उपकर यानी सेस और अभिधार यानी सरचार्ज भी शामिल नहीं होते हैं। अब जानते हैं जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। जेंडर गैप इंडेक्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पर आधारित है। यह इंडेक्स 4 प्रमुख आयामों के अंतर्गत 14 संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। यह वार्षिक आधार पर लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति और विकास को मापता है। इंडेक्स में शामिल 146 देशों में आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन शीर्ष 5 देश हैं। संसदीय पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी ने 2006 से लगभग निरंतर सकारात्मक रुख दिखाया है। लैंगिक असमानता को दूर करने में प्रगति की वर्तमान दर से पूर्ण समानता तक पहुंचने में 134 साल लग सकते हैं। स्टेम कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 28% है और गैर स्टेम कार्यबल में लगभग 47% है। यहाँ स्टेम से तात्पर्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों से है। वर्ष 2023 के इंडेक्स में भारत 127वें स्थान पर था। इस वर्ष यह 129वें स्थान पर है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद भारत दक्षिण एशिया में 5वें स्थान पर है। शिक्षा प्राप्ति और राजनीतिक सशक्तिकरण में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। इसके विपरीत आर्थिक भागीदारी और अवसर में थोड़ा सुधार हुआ है। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा नामांकन में महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक रही है। अब देखते हैं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की तरफ। 2030 तक लैंगिक समानता हासिल करने के लिए प्रति वर्ष $360 बिलियन के सामूहिक निवेश की आवश्यकता होगी। लक्षित उपाय और उभरती हुई तकनीकी दक्षताओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उद्योग जगत को प्रभावी विविधता, समानता और समावेशन नीतियों को अपनाना एवं कौशल उन्नयन की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक लैंगिक असमानता का एक समग्र मीट्रिक है। यह 3 आयामों पर आधारित है: प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार। अब देखते हैं विश्व बैंक के ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स की तरफ। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं यानी EMDEs को अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निवेश में उल्लेखनीय तेजी लाने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर अगर एक नजर डालें तो औसत EMDEs में सार्वजनिक निवेश कुल निवेश का औसत लगभग 25% है। पिछले दशक में EMDEs में सार्वजनिक निवेश में ऐतिहासिक रूप से कमी दर्ज की गई है। अगर निवेश के लाभ की बात करें, सार्वजनिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 1% तक बढ़ाने से जीडीपी में अतिरिक्त 1.5% से अधिक की समृद्धि दर प्राप्त की जा सकती है। साथ ही मध्यम अवधि में निजी निवेश में अतिरिक्त 2% की वृद्धि हासिल की जा सकती है। हालांकि सार्वजनिक निवेश से निजी निवेश के क्राउड आउट होने की संभावना बढ़ सकती है, जिससे निजी निवेश हतोत्साहित भी हो सकता है। साथ ही अतिरिक्त राजकोषीय प्रोत्साहन से संप्रभु ऋण को डिफॉल्ट का खतरा भी बढ़ जाता है। निजी क्षेत्र के लिए उधार लेने की लागत यानी ब्याज दर भी बढ़ जाती है। सार्वजनिक निवेश से लाभ उठाने के लिए रिपोर्ट में की गई सिफारिशें। इसमें नीति निर्माताओं के लिए 3E's पैकेज को प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है। राजकोषीय दायरे का विस्तार या एक्सपेंशन, इसमें कर संग्रह दक्षता में सुधार करना, राजकोषीय फ्रेमवर्क का विस्तार करना, अनुत्पादक खर्चों पर अंकुश लगाना आदि शामिल हैं। सार्वजनिक निवेश की दक्षता या एफिशिएंसी, इसमें भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासन की स्थिति से निपटना, सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना आदि शामिल है। वैश्विक सहयोग को बढ़ाना या एनहांस करना, संरचनात्मक सुधारों के लिए समन्वित वित्तीय सहायता और प्रभावी तकनीकी सहायता अनिवार्य है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अपना पहला आयुष सर्वेक्षण जारी किया है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO से जुलाई 2022 से जून 2023 तक आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण में आयुष चिकित्सा पद्धति
और बीमारियों की रोकथाम या उपचार के लिए आयुष के उपयोग के बारे में लोगों के बीच जागरूकता के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई है। 15 वर्ष या उससे अधिक आयु की लगभग 95% ग्रामीण आबादी और 96% शहरी आबादी को आयुष के बारे में जानकारी है। आयुष का मुख्य रूप से शरीर को निरोग रखने के लिए उपयोग किया जाता है। आंशिक तौर पर बीमारी के उपचार के लिए भी आयुष प्रणाली का उपयोग किया जाता है। 2022-23 के दौरान निरोग रहने या बीमारियों के उपचार के लिए आयुष के उपयोग और इस पर प्रति व्यक्ति औसत व्यय ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक रहा। अब देखते हैं कि आयुष प्रणाली क्या है। आयुष आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी के लिए एक संक्षिप्त पद है। इसमें भारत में प्रचलित और अभ्यास की जाने वाली 6 पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियां शामिल हैं। विश्व स्तर पर आयुर्वेद और वैकल्पिक चिकित्सा दवाइयों हर्बल मेडिसिन का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य बीमा पारिस्थितिकी तंत्र में हितधारकों के बीच दावा संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज NHCX का शुभारंभ किया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारत में स्वास्थ्य बीमा दावों को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सभी स्वास्थ्य दावों के लिए केंद्रीकृत केंद्र रूप से कार्य करेगा, अस्पतालों पर प्रशासनिक बोझ को कम करेगा और एक निर्बाध, कागज रहित और सुरक्षित संविदात्मक ढांचा प्रदान करेगा। ये प्रणाली भारत की गतिशील और विविध स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को समायोजित करने के लिए डिजाइन की गई है, जो कि IRDAI के 2047 तक सभी के लिए बीमा प्राप्त करने का उद्देश्य के अनुरूप है। NHCX का लक्ष्य नकदी रहित दावा प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाना है, जिससे संभावित रूप से प्रतीक्षा समय और मरीजों के खर्चे में कमी आएगी। NHCX कई पोर्टलों और मैनुअल कागजी कार्रवाई की आवश्यकता को समाप्त करके दावा प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करता है, जिससे अस्पतालों के लिए प्रशासनिक बोझ कम हो जाता है। ये प्रणाली डेटा सत्यापन के माध्यम से धोखाधड़ी वाले दावों का पता लगा के उन्हें रोकने में मदद कर सकती है। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण HCES 2022-23 की विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई। इसमें विभिन्न राज्यों के ग्रामीण और शहरी परिवारों के व्यय आदतों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। HCES का आयोजन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। इसे घरों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। HCES में एकत्र किए गए डेटा का उपयोग सकल घरेलू उत्पाद (GDP), गरीबी दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) जैसे विभिन्न अन्य व्यापक आर्थिक संकेतकों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। औसत MPCE की गणना 2011-12 के मूल्यों पर की गई है। सर्वेक्षण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ दुर्गम गांवों को छोड़कर संपूर्ण भारतीय संघ को शामिल किया गया है। वर्ष 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक या RBI को सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो एक प्रतिष्ठित संगठन है और उसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। यह सम्मान RBI द्वारा अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों और भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने में इसकी आवश्यक भूमिका पर जोर देता है। अब जानते हैं RBI के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक या RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। मूल रूप से निजी स्वामित्व वाले इस बैंक का राष्ट्र के आर्थिक हितों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अब देखते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के विषयों की ओर। हाल ही में न्यूजीलैंड की सरकार ने बर्प टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की है। ये पशुधन से निकलने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर कर लगाने की योजना थी। बर्प टैक्स को अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री जेसिंडा एडर्न के नेतृत्व में पेश किया गया था। इस कर का तात्पर्य मवेशियों और भेड़ों द्वारा डकार लेने पर लगने वाले कर से है, जो किसानों द्वारा दिया जाता है। पशुधन पर ऐसा कर लागू करने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य जुगाली करने वाले जानवरों की प्रजातियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना था। रेजिंग एम्बिशन, एक्सेलरेटिंग एक्शन टुवर्ड्स एनहांस्ड NDCs फॉर फॉरेस्ट्स, ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने जारी की है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों या NDCs के तहत वन संरक्षण, प्रबंधन एवं बहाली के लक्ष्यों और इनकी प्राप्ति की दिशा में प्रगति में काफी अंतर उजागर किया गया है। NDCs के तहत प्रत्येक देश अपने यहाँ राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने
और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूल होने के प्रयासों से संबंधित लक्ष्य निर्धारित करते हैं। 2020 से शुरू इन लक्ष्यों को हर 5 साल में अपडेट करना होता है। उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई वाले 20 शीर्ष देशों में 2019 और 2023 के बीच वनों की कटाई से प्रतिवर्ष औसतन 5.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का बराबर उत्सर्जन हुआ है। उष्णकटिबंधीय वनों या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की कटाई वाले 20 शीर्ष देशों में से केवल 8 देशों ने ही अपनी एनडीसीज में वनों की कटाई को कम करने के लिए स्पष्ट मात्रा आधारित लक्ष्य शामिल किए हैं। हालांकि ये सभी लक्ष्य 2023 तक वनों की कटाई को रोकने की वैश्विक महत्वाकांक्षा से कम हैं। यूएनएफसीसी के केवल 38% पक्षकारों ने ही वनों और अन्य पारिस्थितिकी प्रणालियों के अन्य गतिविधियों में बदलने के ट्रेंड को कम करने से संबंधी उपायों को शामिल किया है। वनों की कटाई के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं कृषि और भूमि उपयोग नीतियाँ। कृषि वनों की कटाई का एक प्रमुख कारण है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया में वनों की कटाई की दरें पाम ऑयल के बाजार मूल्यों में उतार चढ़ाव से जुड़ी हुई हैं। भूमि उपयोग पर प्रभावी और लागू करने योग्य नीतियों का अभाव है। उदाहरण के लिए पर्यावरण संबंधी नीतियों में कमी आने के कारण ब्राजील के अमेज़न के वनों की कटाई की उच्च दर देखी जा रही है। अब देखते हैं रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों की तरफ। एनडीसी लक्ष्यों को समावेशन को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। इसमें स्थानीय लोगों और स्थानीय समुदायों की विविध आवश्यकताओं एवं सोच का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। वृक्ष लगाकर नए सिरे से वनीकरण को बढ़ावा देने के बजाय प्राथमिक वनों के संरक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। एनडीसीज में उल्लेख किए गए वन आधारित उपायों को मजबूत करने, बेहतर करने एवं अनुकूल करने की आवश्यकता है। साथ ही इन पर स्पष्ट राष्ट्रीय नीतियां भी बनाई जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री ने 13 से 15 जून तक इटली में आयोजित वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ये शिखर सम्मेलन समूह की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था। लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करने के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री की यह प्रथम विदेश यात्रा थी। G7 पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन दिया गया है। इस पहल की शुरुआत अमेरिका और G7 सहयोगियों द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित 48वें G7 शिखर सम्मेलन में की गई थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा संबंधी कमियों को दूर करना है। G7 राष्ट्रों ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं का समर्थन G7 ने मध्य अफ्रीका में लोबिटो कॉरिडोर तथा लुजान कॉरिडोर एवं मिडिल कॉरिडोर के लिए समर्थन व्यक्त किया है। G7 के नेता अधिक निश्चितता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए अपने AI गवर्नेंस दृष्टिकोणों में वृद्धि के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब जानते हैं कि G7 क्या है। G7 विश्व के सर्वाधिक विकसित तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। इस समूह में फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं कनाडा शामिल हैं। G7 की उत्पत्ति वर्ष 1973 के तेल संकट और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में हुई। इसमें भाग लेने वाले देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, जापान तथा इटली थे। कनाडा वर्ष 1976 में इसमें शामिल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप G7 का गठन हुआ। वर्ष 1997 में रूस के G7 में शामिल होने के बाद इसे कई वर्षों तक G8 के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद रूस को इस समूह से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद इसका नाम बदलकर पुनः G7 कर दिया गया। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुल्वा ने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पहल की दूसरी बैठक के लिए अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक व्यापक चर्चा की। आईसीटी अमेरिका और भारत के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समन्वय है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मई 2022 में टोक्यो में क्वाड समिट के दौरान की थी। इसे आधिकारिक तौर पर जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इस पहल को चला रही है। भारत ने मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इथियोपिया के ब्रिक्स में शामिल होने का तहे दिल से स्वागत किया। भारत के लिए ब्रिक्स का क्या महत्व है? विकासशील देशों और वैश्विक दक्षिण के लिए आवाज। ये एक मंच है जिस पर भारत को विकासशील देशों की समस्याओं और अधिकारों की रक्षा करने का अवसर मिलता है। संवाद के लिए सुरक्षित स्थान। इसके माध्यम से भारत विभिन्न देशों के साथ अपनी भिन्नताओं को हल करके संबंधों को मजबूत कर सकता है, विशेषकर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के साथ। वैश्विक संस्थाओं में सुधार की प्रेरणा और एक समावेशी वैश्विक वित्तीय प्रणाली के निर्माण के लिए ब्रिक्स का प्रोत्साहन जरूरी है। सोमालिया 1970 के दशक के बाद से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी स्थान पाने वाला पहला देश बनकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है। सोमालिया को 179 वोट मिले। ये दशकों के गृह युद्ध के बाद देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सरकार में एक बड़ा कदम है। ये सीट पूर्वी अफ्रीका के लिए है और सोमालिया ने बिना किसी प्रतिस्पर्धा के इसे जीत लिया है।
सुरक्षा परिषद पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। आतंकवाद और घरेलू संघर्ष से लड़ने के मामले में सोमालिया के अनूठे अनुभवों से उन्हें उपयोगी जानकारी मिलने की उम्मीद है। अब देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी खबरों की तरफ। 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। इस कथन का लक्ष्य दुनिया भर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वांटम विज्ञान के बारे में जागरूक करना है और पूरे साल अलग अलग आयोजनों के जरिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ये बताना है। ये फैसला मई 2023 में मेक्सिको द्वारा एक प्रस्ताव पेश किए जाने और उसी साल नवंबर तक लगभग 60 देशों द्वारा समर्थन दिए जाने के बाद लिया गया है। यूनेस्को के आम सम्मेलन में इसे कानूनी बना दिया गया है। भारत सरकार ने अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की शुरुआत की ताकि यह दिखाया जा सके कि नई तकनीक कितनी महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना को सुसाइड ड्रोन कहे जाने वाले नागास्त्र 1 का पहला बैच मिला है। इस ड्रोन की खासियत ये है कि सैनिकों की जान खतरे में डाले बिना ये आसानी से दुश्मन के ट्रेनिंग कैंप या लॉन्च पैड पर हमला कर सकता है। नागास्त्र 1 के काम करने का तरीका आम ड्रोन से काफी अलग होता है। इसकी खास बात यह है कि जैसे ही इसे अपना टारगेट मिलता है तो उसमें क्रैश हो जाता है और टारगेट को खत्म कर देता है। इन ड्रोन्स की खासियत है कि इनका टारगेट मिड फ्लाइट के दौरान भी बदला जा सकता है। इसका फायदा ये है कि अधिक कुशलता के साथ टारगेट को मिटाया जा सकता है। नागास्त्र एक जीपीएस इनेबल्ड ड्रोन है। कामिकेज मोड एक्टिव होने पर यह 2 मीटर की सटीकता के साथ किसी भी खतरे को बेअसर कर सकता है। इसका वजन 6 किलो है और यह एक बार में 60 मिनट उड़ सकता है। इस ड्रोन को भारत की कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने बनाया है, जो कि नागपुर स्थित सोलार इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है। अब देखते हैं इतिहास, कला और संस्कृति की ओर। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने भारतीय सामरिक संस्कृति में ऐतिहासिक पैटर्न शीर्षक सम्मेलन में प्रोजेक्ट उद्भव की घोषणा की। इस परियोजना के तहत सेना वेदों, पुराणों और महाकाव्य महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित प्राचीन युद्ध रणनीति और रणनीतियों की खोज कर रही है। क्या है प्रोजेक्ट उद्भव? ये भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन की एक पहल है जिसका उद्देश्य शासन काल तथा रणनीतिक विचार की समृद्ध भारतीय सैन्य विरासत का पुनः अन्वेषण करना है, जो शासन कला, युद्ध, कूटनीति एवं भव्य रणनीति पर प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्राप्त हुई है। उद्भव का उद्देश्य प्राचीन सामरिक ज्ञान को समकालीन सैन्य प्रथाओं में एकाकृत करके सेना को भविष्य के लिए तैयार करना है। इसका उद्देश्य मौर्य, गुप्त और मराठाओं के शासनकाल के दौरान महाभारत महाकाव्य के युद्धों तथा रणनीतिक प्रतिभा का पता लगाना है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में सतनामी समुदाय की एक बड़ी भीड़ ने जैत खम के कथित अपमान को लेकर पुलिस अधीक्षक एसपी के कार्यालय पर हमला कर दिया। सतनामी समुदाय छत्तीसगढ़ में किसानों, कारीगरों और अछूतों सहित सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समुदाय है। इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी के संत गुरु घासीदास ने की थी, जिन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया। उन्होंने सतनाम या सत्य नाम नामक एक ईश्वर में विश्वास किया और सामाजिक समानता का प्रचार किया। उन्हें भूमि अधिकार प्राप्त करने, उचित रोजगार के अवसर प्राप्त करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, सामाजिक पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा है और सरकार में उनकी मजबूत आवाज उठाई नहीं गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके सम्मान में संजय डुबरी टाइगर रिजर्व के एक हिस्से का नाम बदलकर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। तो ये थे इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स करंट अफेयर्स के लिए। आपके प्रश्न और सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।